नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 6 जुलाई के करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और द स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। आपको बता दें यूपीएससी और ईपीएफओ के हमारे कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहे हैं, ठीक, और टेस्ट सीरीज़ के भी पेड ग्रुप चल रहे हैं हमारे। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो 8564880530 9696060689 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ये है हमारे सोशल मीडिया के हैंडल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी, ठीक। देखिए, जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं ये वाले। अभी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ एक आई है कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री बनाई जाएगी इंडिया की, लेकिन किससे संबंधित बनाई जाएगी? आपका आयुष से संबंधित, ठीक, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदा से संबंधित होगा। तो जैसे मॉडर्न साइंस होती है ना, अभी काफ़ी डिबेट भी पीछे चली थी कोरोना के टाइम पे, सेकंड वेव के टाइम पे, तो उसी संबंधित है यहाँ पर। आगे देखिए, कई सारे नए मिशन और पोर्टल आए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निपुण भारत मिशन एक नया आया है, किससे संबंधित है? एजुकेशन संबंधित है, ठीक। थोड़ा थोड़ा अभी बता दे रहा हूँ, फिर डिटेल में समझेंगे। ट्रैफिकिंग इन पर्सन यानी कि व्यक्तियों की तस्करी, इसका रोकथाम करनी है, प्रिवेंशन करना है, देखभाल करनी है, पुनर्वास करना है। इसका नया विधेयक आया है, बिल आया है अभी, ठीक, 2021 का। और देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट बोल्ड, ठीक, टू बूस्ट ट्राइबल्स। अब ये बोल्ड जो है ये नया प्रोजेक्ट आया है आपका, और इसमें बैम्बू ट्री लगाया जाएगा, ठीक, ऐसी एरियाज़ में जहाँ पे पानी कम बरसता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल से संबंधित है। और इसकी जो मिनिस्ट्री है वो अलग है ट्राइबल से, इसलिए थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आरबीआई ने अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली है, रिलीज़ करी है। तो ये खुद में एक क्वेश्चन हो सकता है वन लाइनर वाला, ठीक, कि आरबीआई ने मतलब या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? आरबीआई करता है। देखिए, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है 6 जुलाई का वो है विश्व जूनोसिस, ठीक, जूनोसिस डे। जूनोसिस क्या होता है बताइए आप लोग। और अगला देखिए, पहला हमारा जो टॉपिक है आज वो है नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्री भारत का, ठीक, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री भारत की बनाई जा रही है। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको लॉन्च किया है आयुर्वेदा का डेटा सेट बनाने के लिए। मान लीजिए जैसे कि कई सारे जो मॉडर्न साइंस का जो चीज़ें हैं, ठीक, जो आपके जो एलोपैथिक है उसमें क्या होता है, कई सारे ट्रायल होते हैं, ठीक, आपका जो है बंदरों पे, चूहों पे सारे ट्रायल होते हैं, और फिर उनका डेटा सेट बनाया जाता है। फिर उसको कहते हैं कि भैया साइंटिफिक बेस्ड है, अगर ये दवाई दोगे, ये फार्मूला दोगे तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे अभी वैक्सीन के लिए ट्रायल चल रहे तो कई सारे जो है वॉलंटियर्स लिए गए थे, तो उनके अंदर वो जो है वही वाली जो है वैक्सीन जो है कई ट्रायल की जाती हैं, फिर उसके रिजल्ट देखे जाते हैं। तो उसी तरीके से आयुर्वेदा का उपयोग करते हुए क्लिनिकल ट्रायल करने और फिर उसका एक डेटा सेट बना लो भैया कि कैसे क्या, किसके ऊपर क्या असर, कितना उसने किया है, किस एज ग्रुप पे, और फिर उसकी एक रजिस्ट्री बना लो, इंडिया में रहेगी वो। और ये WHO के द्वारा भी जो है आपका इसके स्टैंडर्ड्स पे होगी, ताकि मतलब उसको विश्व में मान्यता मिल सके। समझ में आ रही पूरी चीज़ क्यों ये वाली चीज़ लाई गई है, ठीक। अभी किरण रिजिजू जो है हमारे आयुष मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है और आयुर्वेदा का डेटा सेट बनाना है CTRI के अंतर्गत। ये जॉइंटली डेवलप्ड है, ठीक, ये डेटा सेट जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा? ICMR, जो कि भारत की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च की जो है एक संस्था है। दूसरा CCRAS, ठीक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आती है। CCRAS क्या है? सेंट्रल काउंसिल है, ठीक, केंद्रीय परिषद है आपका रिसर्च करने के लिए आयुर्वेदिक साइंसेस पे। साइंस देखिए बात जुड़ रही है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब ये साइंटिफिक पूरा चीज़ को बनाने की बात करी जा रही है। और इसी के साथ साथ जो मिनिस्टर हैं हमारे आयुष वाले, किरण रिजिजू जी, इन्होंने 4 और पोर्टल्स लॉन्च किए हैं। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है जिसका नाम है नमस्ते पोर्टल। अब देखो, ये क्वेश्चन यहीं से सीधे बन सकता है कि नमस्ते पोर्टल अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, बताओ भैया ये किसको नमस्ते कर रहा था या फिर किससे संबंधित है? तो आप लोग यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे, आयुष से संबंधित है, ठीक। तो इतना तो अब ये अगर आपने पढ़ लिया एक बार
सुन लिया है तो कम से कम वहां पे क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज तो नहीं होगे ना। तो अब देखो CTRI क्या है, ये एक रजिस्टर बनाएगा और इसके अंदर जो क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं वो WHO का जो इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म है उसी की तर्ज पे बनाया जाएगा, ठीक। और इसमें आयुर्वेदा संबंधित पूरा डेटा सेट हो जाएगा कि कैसे क्लिनिकल ट्रायल के किसके कितनी एज ग्रुप पे कितना कौन सी आयुर्वेदिक दवा देने पर कैसा जो है रिएक्शन आया, कैसा जो है आपका प्रभावकारिता कितनी है, कितना जो है हद तक सही करता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें, ठीक। इसका एक मेटा डेटा बना लेंगे, काफी बड़ा डेटा बना लेंगे। अभी तक क्लिनिकल ट्रायल जो आयुर्वेदा के होते थे वो उसमें जो भी टर्मोलॉजी जो शब्दावली यूज की जाती थी वो मॉडर्न मेडिसिन की यूज की जाती थी। लेकिन अब इस डेटा सेट में एक बढ़िया चीज और होने वाली है, जो भी हम उसमें प्रभाव करते हैं या फिर जो भी शब्दावली यूज करेंगे ना मेरे भैया, वो जो है आपकी आयुर्वेदा की शब्दावली यूज की जाएगी, ना कि मॉडर्न मेडिसिन की। ये एक और बड़ा जो है इसमें बदलाव और जो है एक चेंज लाने की बात करेगी, ताकि बातचीत हो तो आयुर्वेदा से संबंधित जो साइंटिफिक जो उसके वर्ड्स हैं अपनी शब्दावली जो है वो उसमें यूज किए जाए, ना कि मॉडर्न मेडिसिन में किया जाए, ताकि ऐसा ना लगे कि यार कि मॉडर्न मेडिसिन से जो है बोरो की जा रही चीजें। आयुर्वेदा खुद में एक बहुत ही संपन्न और समृद्ध जो है एक मेडिसिन साइंस है, तो इसलिए उसको जो है आयुर्वेदा को एक तरीके से जो है बड़े लेवल पे और ज़्यादा लोगों की एक्सेप्टेंस मिले उस पे जोर दिया जा रहा है, ठीक। इसका की फीचर यही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसपे ये प्रावधान किए गए हैं कि सेलेक्ट किए जाएंगे आयुर्वेदा हेल्थ कंडीशन, ठीक, और उसमें कितनी आयुर्वेदा मॉर्बिडिटी कोड्स, ठीक, यानी रुग्णता जो कोड है 3866 यानी 3866 कोड इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। और किससे? नमस्ते पोर्टल से। ये पोर्टल आयुष मिनिस्ट्री का है। इसमें क्या होता है, देखिए मॉर्बिडिटी रुग्णता जो आपकी अलग अलग तरीके की डिजीजेस को बताता है, ठीक। तो 3866 डिजीजेस के लिए आयुर्वेदा की जो है रुग्णता कोड बनाए गए हैं अलग अलग की, मतलब फला डिजीज है तो आयुर्वेदा से संबंधित, तो आयुर्वेदा से उसको अगर सही करना है फला डिजीज को, तो इतने सारे देखो कोड्स बना दिए गए हैं। और जो है अगर मान लीजिए आपको कोई गया तो उसने कहा कि ये फला फला जो है हमारे अंदर रुग्णता है या फिर डिजीज है, तो ये कोड है, इसके अनुसार कौन सा जो है उपचार होना चाहिए आयुर्वेदा से, ये चीज, ठीक। एक एक चीज और में आ रही ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी एकदम, ठीक। इसमें देखिए मॉर्बिडिटी स्टैटिक्स निकाले जाएंगे और इसको इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है जैसे कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज स्टैंडर्ड्स होते हैं। देख रहे हो, पूरे वैश्विक लेवल पे एक एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए पूरा जो स्टैंडर्ड्स मानक सब कुछ जो है वैश्विक लेवल के यूज किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन जो है, रिजल्ट जो है क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित जो भी होगी वो अब आयुर्वेदिक के वोकैबुलरी पे यानी कि उसकी शब्दावली पर होंगे, जो कि CTRI में स्टोर किए जाएंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है भैया, महत्वपूर्ण काहे है, ठीक। तो काहे इसलिए है क्योंकि कंटिन्यूसली जो है अभी इसका क्या हो रहा है, ड्रग डिस्कवरी हो रही है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस हो रहे हैं, ठीक। उसके लिए जो है कई सारे जो है क्लिनिकल ट्रायल भी चल रहे हैं। तो अब जो प्रॉब्लम ये आती थी कि इन टेस्ट को जो है पब्लिकली रखा नहीं आता था, ठीक, सार्वजनिक नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी जो है दिक्कत होती थी आपका कि कौन सा जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, कौन सा नहीं है। तो इस सब के लिए अब क्या किया गया, अब जब ये वाली चीज़ें होंगी, क्लिनिकल ट्रायल होंगे, एक रजिस्ट्री बन जाएगा, आयुर्वेद से क्या उसके प्रभाव डाल रहा है वाली दवाएं वो देखा जाएगा, तो उसको जो है एक मान्यता मिलेगी, लोग जो है एक्सेप्ट करना चालू करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी वैश्विक स्वास्थ्य संगठन जो है, इसने इसको मैंडेटरी कर दिया कि अब ऑनलाइन रजिस्ट्री बनाओ क्लिनिकल ट्रायल की, ताकि लोगों को पता चले हाँ भैया ये वाली दवा देने पे इस जो है सब्जेक्ट पे क्लिनिकल ट्रायल हुआ था तो क्या प्रभाव आया था, तो फिर उसको ज़्यादा यूज़ करेगा। इन भारत में जो है अब ये CTRI के अंतर्गत किया जाएगा और ये रजिस्ट्री जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्री का ही एक पार्ट है। अब आप समझ लेते हैं CCRAS जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस है, ये एक स्वायत्त बॉडी है, निकाय है, यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। आयुष में देखिए कौन कौन सी चीजें आती हैं, आयुर्वेदा, योगा, ठीक, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये CCRAS जो है ये एपेक्स बॉडी, सबसे ऊपर बॉडी है भारत में। आपका फॉर्मुलेट करना, कोऑर्डिनेशन करना, ठीक, आपका जो है इसमें समन्वय बैठाना, विकास करना, प्रमोट करना साइंटिफिक लाइंस पे आयुर्वेदा और सोवा रिग्पा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इन दोनों को, ठीक, ताकि साइंटिफिकली जो है इसको प्रूवन किया जाए कि हाँ काफ़ी ज़्यादा हद तक ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावकारी है। आप इसका उपयोग जैसे आप एलोपैथिक करते हैं वैसे इसको भी
कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया पहला टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट था। अगला टॉपिक है निपुण भारत मिशन, नया आया है डिपार्टमेंट, ये एजुकेशन संबंधित है। अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो ठीक है, अदरवाइज अगर घुस के पूछेगा तब भी हम कर लेंगे। इसको जो है अभी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है, ठीक, आपका जो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, उसने लॉन्च किया है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, मतलब पढ़ना और समझना और न्यूमेरिकेसी, ठीक, न्यूमरेसी। ठीक, तो ये चीज़ है, मतलब आपका इसमें है कि भैया पढ़ भी सके आदमी और उसको समझ भी सके, और साथ ही साथ जो संख्यात्मकता जो है, ठीक, न्यूमरेसी, इस इन तीनों चीज़ें आनी चाहिए, या पढ़ ले आदमी, समझ ले, और फिर न्यूमरेसी भी जो होता है ना 2+2 और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कर सके। और ये इसको नाम दिया गया निपुण भारत। ठीक, और आपका ये जुलाई 5 को ये अभी लॉन्च करी गई है। हमारे जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और निपुण भारत ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का। और इसमें कई सारे मेजर्स ऐसे लिए गए हैं ताकि कार्यान्वित किया जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मैंने धमाकेदार वीडियो पूरी बनाई हुई है आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोगों को सर्च करना है यूट्यूब पे, जाके लिखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, निपुण भारत जो है ये इम्प्लीमेंट यानी कि लागू कराई जाएगी या डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के द्वारा 5 टियर इम्प्लीमेंटेशन होगा, यानी कि 5 उस लेवल पे होगा ये। और कौन कौन सा होगा, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक लेवल और फिर स्कूल लेवल पे। ठीक, तो इन ऑल स्टेट, सारे यूटीज में। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि जो है सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट्स दोनों लोग के बीच में फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा। और जो है इसको स्कीम जो है समग्र शिक्षा के अंतर्गत रखा गया। समग्र शिक्षा आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है हॉलिस्टिक एजुकेशन। ठीक, तो ये चली वाली बात है। और इसका उद्देश्य देखिए यही है कि हमें भारत में ऐसा वातावरण बनाना है, आपका जो भी सार्वभौमिक जो एक्विजिशन यानी कि अधिकरण हो रहा है फाउंडेशनल लिटरेसी का, यानी कि आधारभूत साक्षरता का या फिर संख्यात्मकता का, ठीक, तो उसको हमें इस तरीके से बनाना कि हर बच्चा, हर चाइल्ड जो है कम से कम ऐसी जो है अब उसके अंदर क्षमता आ जाए पढ़ने की, ठीक, जो ताकि वो पढ़ सके, लिख सके और न्यूमरेसी भी कर सके जब वो अपना ग्रेड 3 मतलब कि कक्षा 3 अगर पार जब कर रहा है तब तक उसको ये सारे पढ़ना लिखना और न्यूमरेसी करना आ जाए। ठीक, कब तक, 2026-27 तक। तो ये इसका एम है, ये इसका विजन है, ये इसका उद्देश्य है निपुण भारत स्कीम का। ठीक, जो भी आपका इसका दृष्टिकोण ये है कि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता जो है यूनिवर्सल एजुकेशन जो होना चाहिए सबको, जो है सभी बच्चे जो कक्षा 3 तक हैं 2026-27 तक, ये कोशिश करनी है कि उनको पढ़ना लिखना और न्यूमरेसी आ जाए। ठीक, समझ में आ गई एक एक चीज। अगला देखिए समग्र शिक्षा अभियान क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसको आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, उसने लॉन्च किया था। और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी ही इसका प्रबंधन देखता है, प्रशासन देखता है, सॉरी। और इसका स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई थी इस उद्देश्य से कि जो स्कूल की एजुकेशन है, जो स्कूली शिक्षा है, उसमें गुणवत्ता लाई जा सके। ठीक, मतलब ये नहीं कि रोड लर्निंग बैठे हैं, रट रहे हैं, बैठ के घोट रहे हैं, वो नहीं, वो समझ भी आनी चाहिए उनको कि क्या हो रहा है, बिटवीन द लाइंस भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक एनालिसिस वाली चीज़ जो है दिमाग में उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक, तो स्कीम जो है वो एक पैराडाइम शिफ्ट, मतलब कि ये बिल्कुल अलग चीज़ लाना चाहती है। कौन सी स्कीम की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है समग्र शिक्षा स्कीम की। इसमें यही है कि जो कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन है स्कूल एजुकेशन को, उसको पूरी समग्रता के साथ में हमें जोड़ना है। कैसे, प्री स्कूलिंग, जब बच्चा स्कूल जाने से पहले वाली जो बात है, फिर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक। ठीक, तो एक ये कंटिन्यूटी में चले, ठीक है ना, तो ये वाली बात है। तो इसमें देखिए आपका क्या है कि बच्चा मतलब
एक दो 3 साल के बाद जो प्री स्कूल जाता है, फिर प्राइमरी प्राथमिक हो गया, उच्च प्राथमिक हो गया, सेकेंडरी हो गया और फिर सीनियर सेकेंडरी हो गया। ठीक, समग्र शिक्षा अभियान जो है इसको 3 स्कीमों को जोड़ के बनाया गया था। अब देखिए, पहली तो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा हो गया, दूसरा समग्र शिक्षा अभियान होगा यहाँ पे, या फिर सर्व शिक्षा अभियान होगा, आप लोग कंफर्म करके बताना है। और तीसरा है कि भैया टीचर की भी एजुकेशन होगी, हमारे जैसे लोग की भी एजुकेशन होगी, ऐसा तो नहीं भैया कि आके कोई भी कुछ भी बता दे रहा है। ठीक, उसकी भी तो देखें। कई बार ऐसा देखा गया है कई स्टेट्स में कि उनसे मान लीजिए कुछ पूछ लिया कि भैया उनको ना जीके आती है ना कुछ आती है, बैठ के खाली पढ़ाने लगते हैं। तो वो वाली चीज़ें को सुधार लाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी तो लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल में मत भेजो यार, वहाँ तो कुछ होती नहीं पढ़ाई। तो अगर हम ये सब सुधार करेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में लोग जो है भेजेंगे और वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होगी, तो लोग वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अच्छी स्कूलिंग करके अच्छी जो है जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे भी। जो गोल है वहाँ पे यही है कि स्कूलिंग को हमें इस तरीके से देखना है कि आसानी से बंदा या बंदी इस प्री स्कूल से प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक चला जाए। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दो हम लोगों ने टॉपिक कर लिए। अगला जो टॉपिक है वो है, एक नया बिल आया है, विधेयक आया है 2021 में, जो कि तस्करी से संबंधित है, व्यक्तियों की। खासतौर पे तस्करी किसकी होती है आपको पता है, महिलाओं की और बच्चों की। ठीक, उनसे अलग अलग काम कराए जाते हैं। वेश्यावृत्ति में महिलाओं को जो है इसमें डाल दिया जाता है, धोखाधड़ी से बच्चों को से जो है वो छोटू वाला जो है ना जो चीज़ है कि लेबरी वेबरी कराते हैं, चाइल्ड लेबर, बहुत ही बुरी हालत है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम रोकेंगे, साथ ही साथ उनकी देखभाल भी करेंगे। जो लोग हम जिनको छुड़ा लेंगे उनकी देखभाल करेंगे और उनका पुनर्वास यानी कि रिहेबिलिटेशन भी करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन की ये स्कीम है और ये मतलब विधेयक ये लाया है और इसने सजेशन अभी मांगे हैं और ये सजेशन अभी मांगने के बाद इसको 14 जुलाई को जो है इसको सबमिट किया जाएगा मिनिस्ट्री को वापस से। जो भी ड्राफ्ट है, अभी पहले तो ये ड्राफ्ट 2018 में भी आया था, लेकिन इसका अपोजिशन बहुत हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने इसका विरोध किया था। लोकसभा में लोगों ने जब इसको पेश किया गया था, फिर उसके बाद इतना विरोध हुआ कि फिर राज्यसभा में कभी पेश ही नहीं किया गया। और जो अब जो है क्या है कि 2018 की जो भी कमियां थी, जो भी विरोधाभास था उसके खिलाफ अब उसको जो है सही कर लिया गया है इस पर्टिकुलर बिल में। और फिर से जो है तब भी जो है पब्लिक से मांगे जा रहे हैं सजेशंस। ठीक, और की फीचर्स देखिए इसके यही है कि जो भी पर्सन जो भी जो है इसका दोषी पाया जाएगा उसको जो है 7 साल की सजा। अब 7 साल की जब सजा होती है तो उसको हम कौन सा क्राइम कहते हैं, हीनियस क्राइम कहते हैं। ठीक, 7 साल या फिर उसके ऊपर भी जो है 10 साल की सजा भी इसमें हो सकती है। और इसमें जो है आपका एवरी ऑफेंस जो भी होगा, जो ट्रैफिकिंग पर्सन जो है, क्रॉस बॉर्डर एप्लीकेशन, ये सब पे जो है लगाया जाएगा। ठीक, ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा नेपाल से जो है तस्करी होती है, बांग्लादेश से तस्करी होती है, तो क्रॉस बॉर्डर अगर एप्लीकेशन है कोई तब भी उसके ऊपर भी ये लागू किया जाएगा। और उसमें काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट जो दंड है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए किसी ने व्यक्ति ने इस तस्करी करते हुए कुछ पैसा कमाया है तो उससे और कुछ अपने उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो भी सीज कर ली जाएगी उस ऑफेंडर को, अगर जो पकड़ा जाएगा और उसको घोषित किया जाएगा कि वाकई में हाँ ये जो है दंड, इसको अपराधी है, इसको दंड देना चाहिए, तो उसकी प्रॉपर्टी भी सीज कर लिया गया। अच्छा, जानते हैं आप ये जो आर्म्स स्मगलिंग होती है, ये आपकी ट्रैफिकिंग होती है, तस्करी होती है बच्चों की, महिलाओं की, आदमियों की भी होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आते हैं। ठीक, एक संस्थागत तरीके से जो है क्राइम किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ऑर्गेनाइज क्राइम से पैसा कमा के टेरर फंडिंग की जाती है। तो ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस पेपर 3 आपका जो है मेंस का, यूपीएससी का, उसमें ये ऑर्गेनाइज क्राइम की बात भी करी गई है। और इसी से संबंधित खुशखबरी है कि आज का क्वेश्चन भी ऑर्गेनाइज क्राइम से ही मैंने दिया है, क्योंकि लिंक करना जरूरी है ना। हो सकता है वहाँ पे वो तस्करी ना पूछे, उसकी एक बड़ी पिक्चर पूछ ले जो कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ठीक, और हमारे सिलेबस में भी दे रखा है, तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, उस पर अटेम्प्ट करना चाहिए हमें। और ये मतलब यहाँ पे जो भी प्रोविजंस हैं विक्टिम के ऊपर, मान लीजिए विक्टिम जो है नेपाल से यहाँ लाया गया, यहाँ से कहीं पे भी गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, कोई पीड़ित है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तभी माना जाएगा। मान लीजिए कहीं पे वो है और वहीं पे उसको पकड़ा गया या फिर उसको बचाया गया, तो उसको वहाँ पे भी जो है उसके लिए यहाँ पे पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, ये सब सारा कुछ किया जाएगा। इसमें ये अलाउ किया जाएगा जो प्रॉपर्टीज़ हैं कन्विक्ट की, अपराधी की, दोषी की, और जो भी मनी है उसको सब कुछ जो है जब्त कर लिया जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बिल का यही है, मेन एम, उद्देश्य यही है कि जो ऑफेंडर्स हैं
उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, कठिन से कठिन जो है उनको दंड दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों के अंदर एक डेटरेंस का इफेक्ट आए, यानी कि लोगों को डर लगे ये सब काम करने पर। जरूरी है ये, ठीक, जरूरी है। और प्रिवेंट करें, काउंटर ट्रैफिकिंग भी करें वीमेन और चिल्ड्रन में मतलब स्पेशली। और इसमें जो है हम देखभाल करना है, हमको संरक्षण देना है, पुनर्वास भी करना है विक्टिम्स का, और उनकी जो अधिकार है उसकी भी रेस्पेक्ट करते हुए, ठीक। और जो है इसमें एक लीगल यानी कि कानूनी तौर पे, आर्थिक रूप से और सामाजिक वातावरण ऐसा बनाना है ताकि विक्टिम्स के खिलाफ जो है लोगों का जो है सकारात्मक रवैया रहे, और जो लोग दोषी खैर किए जाए उनके खिलाफ जो है मतलब वो रोका भी जाए कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो लोग खुद ही जो है फोन वोन करके या फिर किसी तरीके से टिप दे दें ताकि उनको पकड़ा जाए दोषियों को। पेनल्टी जो है 7 साल से ऊपर की है और 10 साल तक की भी हो सकती है, 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। अगर कोई बहुत ही बड़ा बदतमीज है तो अगर वो फिर से अगर कर रहा है तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, और ज़्यादा ही कुछ उनके दिमाग खराब हैं तो उनको डेथ पेनल्टी भी दिया सकती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट बोल्ड से संबंधित, ठीक। और इससे बूस्ट किए जाएंगे ट्राइबल्स यानी कि अनुसूचित जनजातियों के या फिर आदिवासियों को। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स की स्कीम नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड से ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि है भैया किससे संबंधित। तो देखो, पहली बात तो ये कि एमएसएमई की स्कीम है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे भैया, समझ लेना, ये आ सकता है। और दूसरा प्रोजेक्ट बोल्ड जो है जिससे कि बूस्ट की जा रही है आपकी आदिवासियों की जिंदगी और उनकी आजीविका। बोल्ड क्या है? बोल्ड है आपका बैम्बू ओएसिस, ठीक। आप लोग को सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान सुना होगा, देखा होगा आपने कि जो मरुस्थल होता है या फिर डेजर्ट या फिर रेगिस्तान होता है, वहां पे कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे पानी भी होता है, कुछ जो है पेड़ भी लगे होते हैं, ठीक है। तो वो ओएसिस कहते हैं। तो बैम्बू ओएसिस हम बनाएंगे ऐसे एरियाज में जहाँ पे ड्रॉट यानी कि सूखा होता है। तो आप समझ गए, वहाँ के जो ट्राइबल्स लोग हैं फिर उनको जो है उनकी आजीविका बढ़ाई जाएगी। तो अभी जब ये चालू किया गया है तो इसको लॉन्च किया गया है। आपके कहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, ट्राइबल विलेज में जिसका नाम है निचला मंडवा, ठीक, उदयपुर राजस्थान का ये ट्राइबल यानी कि आदिवासियों जी का जो है एक गांव है। और इसमें ये काफ़ी देखो साइंटिफिक एक्सरसाइज है। ऐसी जगहों पे बैम्बू वम्बू लगा रहे हो आप ताकि जो है जो ड्रॉट जहाँ पे पड़ता है तो वहाँ पे जो है पानी को ज़्यादा रिटेन हो सके, मतलब कि रुके, और पानी ज़्यादा इवापोरेट ना हो, ठीक, बाहर बढ़ के मतलब उड़ ना जाए, ठीक, वाष्पीकरण ना हो जाए उसका। तो ये काफ़ी साइंटिफिक एक्सरसाइज है। इससे जो है डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण जो है वो भी रुकेगा, आजीविका भी लोग की बढ़ेगी, क्योंकि बैम्बू का काफ़ी यूज़ हो जाता है ना। कई लोग जो है उसके कुछ डब्बे वब्बे बना लेते हैं, सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें बहुउद्देशीय ग्रामीण जो इंडस्ट्री भी चल सकती है, और इसीलिए ये इनिशिएट किया गया किसके द्वारा? एमएसएमई की तो है, लेकिन उस एमएसएमई के अंतर्गत ये स्कीम कौन लागू कर रहा है? खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, केवीआईसी। इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने इससे संबंधित आप लोग से नोट्स और क्वेश्चन पूछ चुका हूं, फिर से पूछ रहा हूं। जो लोग नए जुड़े हुए हैं और जो लोग लिख चुके हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए 5000 सैपलिंग बैम्बू, स्पेशल बैम्बू की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा ऐरा गहरा बैम्बू नहीं है, बहुत तगड़ा बैम्बू है। इसमें क्या है, बैम्बूसा टुल्डा और बैम्बूसा पॉलीमॉर्फा, इन दोनों को आसाम से लाया गया, इन दो वैरायटीज को। और 25 बीघा जमीन जो है, करीबन 16 एकड़ जमीन वैकेंट जो एरिड ग्राम पंचायत लैंड है वहां पर, जो खाली जो है सूखाग्रस्त, जो खाली शुष्क भूमि है वहां पे लगाया जाएगा। केवीआईसी ने ये कहा है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ बैम्बू सैंपलिंग्स को लगा के एक दिन में एक लोकेशन पर, ठीक। तो देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन रहा है। तो ये जो परियोजना है बोल्ड, ये एक जो है ग्रीन पैचेस बना देंगे भैया एरिड एरिया, सूखे एरिया में, ठीक है, या फिर सेमी एरिड लैंड जोन्स पे। तो अभी तो ओएसिस बन रहा है, और इसको जो है प्राइम मिनिस्टर जी की जो उनका एक उद्देश्य है, जो कहते हैं कि भैया लैंड डिग्रेडेशन यानी कि जो भूमि अपरदन है उसको कम करना, और डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण जो है उसको भी रोकना है मेरे भैया जी। तो देखिए इनिशिएटिव जो है इसको लॉन्च किसने किया है? केवीआईसी ने किया है। खादी बैम्बू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए 75वां साल जो हमारा जो इंडिपेंडेंस का, आज़ादी से का अमृत महोत्सव वाला जो होने वाला उसके अंतर्गत, ठीक। आज़ादी का अमृत महोत्सव में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं रोज के रोज, तो उसको जो करेगा। अभी उन लोगों ने कल क्या पढ़ा था, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन सा था, फसल बीमा योजना संबंधित जो है एक वीक जागरूकता मिशन बनाया जाता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, रिवीजन भी करते रहना मेरे भाई। देखिए इसमें केवीआईसी जो है ये रेप्लिकेट करेगा प्रोजेक्ट
एट यही मतलब सेम जो चीज अभी यहाँ पे हुई है ऊपर उदयपुर वाले में क्या नाम था यार, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अभी, निचला निचला मंडवा, वैसे ही ये आपका धोलेरा विलेज अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में और लेह लद्दाख में अगस्त में किया जाएगा। 15,000 बम्बू सैंपलिंग लगाए जाएंगे अगस्त 21 को, ठीक, अगस्त 21 से पहले। और बैम्बू प्लांट को ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि भैया एक तो ग्रीन पैचेस हो जाएंगे, कम पानी चाहता भी है और जल्दी बढ़ता भी है और 3 साल में बढ़ जाता है, आसानी से हार्वेस्ट भी हो जाता है, लोग इसको काट के क्या कहते हैं डब्बा और ये सब भी बना सकते हैं बढ़िया, ठीक, छज्जा वज्जा भी डाल लेते हैं, वो क्या होता है छप्पर टाइप से। और बैम्बू जो है ये वाटर के संरक्षण भी करता है और इवापोरेशन नहीं होने देता है वाटर का लैंड सरफेस से, तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है सूखाग्रस्त एरिया में, ठीक। खादी, चलिए यहाँ पे मैंने इसको डाला हुआ है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है ये अप्रैल 1957 में ये आई थी और ये स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि आपका संसद जो है इससे संबंधित एक कानून लाया था और संसद के कानून की वजह से ये संस्था बनी है, कमीशन बनी है, आयोग बना है, तो इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि आपका सांविधिक या फिर वैधानिक निकाय बोलेंगे। समझ में आ गई बात। और इसमें मेन चीज़ यही है कि हम प्रमोट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट खादी एंड विलेज आपके इंडस्ट्रीज उद्योग। अच्छा, विलेज इंडस्ट्री और खादी इंडस्ट्री ये किससे संबंधित है, कॉटेज इंडस्ट्री से संबंधित है, जो कि गांधी जी जो है काफ़ी इसको बढ़ावा देना चाहते थे हमेशा। वो चाहते थे कि भारत का हर जो भी विलेज है वो खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो। और देखो इसी से इनडायरेक्टली जो है पिछले अभी 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि वो इनडायरेक्टली पूछेगा आपकी कितनी समझ है, उसने जो उससे उसको मतलब देखते हुए आपको पूछे, क्योंकि आप मतलब देश के सब मतलब किसी भी जगह के डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े जो है पद पे बैठने वाले हो, तो आपको जो है दिमाग उसी हिसाब से वो चेक भी करना चाहता है, ठीक। तो यहाँ पे वो कॉटेज इंडस्ट्री संबंधित जो एक आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान में वो किस में है बताइए, ठीक। आप लोग को मतलब पार्ट 3 में है, पार्ट 4 में है या पार्ट 4A में है, ये एक थोड़ा सा हिंट है यहाँ पे आप लोग के, ठीक। आपके एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो है विनय कुमार सक्सेना जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आरबीआई ने अभी अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की। कौन करता है? आरबीआई करता है। और ये 23rd इशू था इसका आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का। इसमें इन्होंने बोला है, बताया है कि भैया हाईलाइट किया है इस रिपोर्ट में कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, आप देखो कई लोग समझते हैं यार, परेशान हो जाते हैं कि शेड्यूल तो क्या ये भारतीय संविधान में दिया गया? नहीं, जो आरबीआई का कानून है उसमें शेड्यूल हैं कई सारे। तो शेड्यूल 2 जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, तो जो शेड्यूल 2 है उसमें जो भी बैंक्स का नाम दिया गया वो सब शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहलाते हैं, ठीक। अनुसूची वाणिज्यिक बैंक। और इसमें रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया है कि इन सारे बैंक्स का जो रिटर्न मतलब कि उन्होंने कितना कमा के दिया एसेट पर, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड पे है, बढ़िया है, सकारात्मक रहा है, ठीक। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है ग्रॉस वो भी जो है स्टेबल रहा है, ज़्यादा बढ़ा नहीं है। सेकंड हाफ जो था 2020-21 का, पिछले साल का, ठीक। सेकंड हाफ क्या हुआ आपका देखिए अप्रैल मई जून तो पहला और मतलब पहली तिमाही हो गई, फिर आपका हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, दूसरी तिमाही होगी, और फिर ये पहला हाफ भी बोल दोगे आप 6 महीने का। फिर अगला क्या हो गया? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फिर जनवरी फरवरी मार्च। तो ये हो गया सेकंड हाफ। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्लियर होनी चाहिए। और इसमें देखिए यही है कि 2.4% ही रहा था मार्च 2021 तक। ओवरऑल प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी बढ़ा है। अब ये प्रोविजनिंग कई लोग को समझ में नहीं आता, भैया क्या प्रोविजनिंग का क्या मतलब है? तो प्रावधान जो किया गया है कवरेज अनुपात, मान लीजिए किसी बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया, अब वो लोन जो है अधर में पड़ गया, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट टाइप का हो गया, तो प्रोविजनिंग करनी पड़ती है कि भैया अगर मान लीजिए 100 रुपए का था और अगर यहाँ पे 66% से बढ़ के 68 हो गया है, तो वो 68 रुपया जो है वो रख देंगे कि अगर मान लो ये वापस लोन नहीं आया तो हमने अलग से पैसा रखा हुआ है, ताकि जो है इसको जो है एक तरीके से कवर कर ले। ऐसा ना हो कि जो है पूरा ही जो है हम वो वाला पैसा तो गया ही गया और अलग से हमने पैसा रखा भी नहीं है, 100 के 100 पूरा उड़ा दिया, तो उस तरीके से बैंक जो है चरमरा सकता है। तो इसलिए प्रोविजनिंग की जाती, ये होता है प्रोविजनिंग। इकोनॉमी के कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत कठिन नहीं है। यूपीएससी के लेवल की जो इकोनॉमी चाहिए, इतनी अच्छी इकोनॉमी है कि आपने एक बार समझ लिया, ठीक, डिराइव कर लोगे सारे आंसर, कोई भी आंसर आपका गलत नहीं हो सकता इकोनॉमी संबंधित, ये मैं आपको जो है विश्वास दिला सकता हूँ, ठीक।
और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि एक्चुअल लेवल जो था बैड लोन्स का वो अब जो है 7.5% हो गया है। और एनपीए के लिए चिंता के क्षेत्र मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए, लोन दिया, लोन वापस नहीं मिल रहा, 90 दिन के बाद उसको देखा जाता है कि भैया ईएमआई वापस नहीं आ रही है, प्रीमियम मूलधन और या फिर ब्याज वापस नहीं आ रहा, तो उसको एनपीए में जोड़ा जाने लगता है। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे एनपीओ का ज्यादा कंसर्न है, तो वो क्षेत्र जो हैं वो जो इस रिपोर्ट में दिए गए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन, ठीक, आपका दूसरा है जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है, आपका ये गुजरात में काफी होता है ये काम, और इंजीनियरिंग और माइनिंग। तो ये जो है 4 क्षेत्र ऐसे हैं और इसमें कहा गया है कि इनका रेशियो हैव ओवर 15% रेशियो के मतलब इनका एनपीए हो सकता है। अगर टोटल एनपीए मान लीजिए तो इन 4 सेक्टर में 15% है, ये कहना चाह रहा है। इसके बाद मेटल, इंफ्रा, पावर, टेक्सटाइल ये सब आते हैं, ये भी सब डबल डिजिट में ही, यानी कि 15 से कम है और 10 के ऊपर है। ठीक, तो इस तरीके से समझ सकते हो। यही देखिए रीडिंग कंप्रीहेंशन होता है जो यूपीएससी सी सैट में पूछता है। अच्छा, सी सैट आप लोगों को रोज आधे घंटे लगाना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाइए, जरूर से जरूर। ठीक, आधे घंटा रोज जरूर दो, आखिरी में इसका भी कट ऑफ अब काफी दिक्कत हो जाती है भैया जी। और उसके बाद जो है केमिकल और ऑटो वाले सेक्टर में जो है 5 से 7% तक रेंज में एनपीएस हैं। और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है, पब्लिक सेक्टर यूनिट आपका बैंक्स जो हैं, उनके बैड लोन जो है बढ़े हैं, 12.5% के करीबन हो गए हैं ओके ग्रॉस एनपीए के, यानी कि ठीक। और ये जो है आपका पहले जो था ये आपका मार्च 2021 तक 9.5% तक था। ठीक, जो ग्रॉस आपका जो ये भारत के जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है भारत के ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का, ये बढ़ गया है और 2021-22 में ये 11.5% के आसपास हो गया है और ये काफ़ी स्ट्रेस सिनेरियो है। ठीक, ये पहले जो है मार्च 2021 तक 7.5% के आसपास था। ठीक, ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये हर 2 साल में एक बार आती है, ध्यान रखना। ठीक, और ये रिफ्लेक्ट करता है कलेक्टिव असेसमेंट। ठीक, एक जो है सामूहिक जो है मूल्यांकन या फिर आंकलन करता है और सब कमिटी जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, ठीक, उसको जो है ये एक तरीके से ऐसे आंकलन करता है ये। ठीक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इंपॉर्टेंट है। इस काउंसिल को गवर्नर जो होता है आरबीआई का वो उसको हेड करता है और ये बताता है कि भैया जो वित्तीय स्थिरता है वो कितना उसके रिस्क चल रहा है और हमारा जो वित्तीय सिस्टम है पूरा उसके अंदर कितना ज़्यादा जो है लचीलापन या फिर रेजिलियंस है। मतलब ऐसा तो नहीं तुरंत ही चरमरा जाता है। और ये रिपोर्ट जो ये डिस्कस करता है इश्यूज की किस तरीके से विकास और विनियमन हो रहा है आपका वित्तीय सेक्टर का, फाइनेंशियल सेक्टर का, रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो जो भी इट पुट टुगेदर ए वेल्थ ऑफ डेटा, कई सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, आरबीआई उसको हमें देता है स्टेट्स को और डोमेस्टिक इकोनॉमी को समझने के लिए। ठीक, और इट अलाउज द आरबीआई को ये भी देता है कि भैया आंकलन कर सको कि मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क कितना है आपकी इकोनॉमी में। मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क क्या होते हैं? ये जो एनपीएस हो गए, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक, जीडीपी क्या जा रही है, क्या चल रही है, एम्प्लॉयमेंट डेटा, ये सारी चीज़ें देखने समझने में मदद करती है। तो उसी हिसाब से आरबीआई मनी सप्लाई ये सब करता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है एक इस तरीके का वर्गीकरण होता है उन लोन्स का जो डिफॉल्ट होने वाले हैं या हो जाएंगे आगे। ठीक, शेड्यूल जो पेमेंट होते हैं मूलधन का या फिर ब्याज का वो नहीं किए कर रहा है कोई, तो उसको जो है हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देते हैं। और जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है इस तरीके के जितने लोन हैं उन सबको जोड़ दो तो ग्रॉस हो गया। ठीक, सकल हो गया पूरा, सकल गैर निष्पादित जो परिसंपत्तियां हैं। और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो वाले हैं भैया कुछ पे तो प्रोविजनिंग जो मैंने अभी आपको समझाया उसका कर दिया था, तो वो वाले हटाकर बाकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बचे तो उसको हम नेट बोल देंगे, यानी कि शुद्ध तरीके से अब इतना बचा हुआ है। ठीक, मान लीजिए 1000 था नॉन परफॉर्मिंग एसेट ग्रॉस, मतलब पूरा सकल। ठीक, लेकिन उसमें से आपने प्रोविजनिंग जो है 200 रुपए की कर दी है तो 800 रुपए जो है वो शुद्ध एनपीए हो जाएगा। ठीक, एक एक चीज एकदम समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और इसीलिए हम लोग आ चुके हैं अपने फेवरेट सेक्शन में जिसका नाम है कॉमन बनेगा आईएएसपी से। इसमें हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन किस किस ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए करते हैं, पूरा उसको समझते हैं। वेम्बनाथ लेक एक है आपकी झील है, इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए, आप लोग को ट्रू वाले कथन बताने। ये तमिलनाडु में है। अगर किसी ने भी थोड़ा सा इसको पढ़ा है ना तो समझ जाएगा तमिलनाडु में नहीं है, ये केरला में है।
और यहाँ पे एक बहुत ही मतलब बहुचर्चित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है, वल्लम कली इसको बोलते हैं। स्नेक बोट रेस है, हर साल ये अगस्त के महीने में वेम्बनाड लेक में होती है। ये केरला में है, ध्यान रखना। तो पहला गलत हो गया, तो ये गलत हो गया एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 2002 में इसको जो है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में जोड़ा गया था रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके बताना है कि रामसार कन्वेंशन में कितने अभी जो है वेटलैंड्स हो गए हैं पूरे भारत में। अभी लेटेस्ट कौन सा जोड़ा गया था? 100 कार जोड़ा गया था आपका वेटलैंड्स। कहाँ पर है ये आप लोग को बताना है। बहुत इजी से क्वेश्चन मैं आज पूछ रहा हूँ, आप लोग को मतलब आसानी से आप आंसर कर सकते हो, लेकिन रिवाइज जरूर करना। वहाँ अगर आप 100 कार देख रहे हो या फिर रामसार देख रहे हो तो पूरा मैपिंग भी कर लेना साथ ही साथ। ठीक, केरला में ये हाउस बोट वाली जो है वेम्बनाड लेक में ये वाली रेस भी होती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा भी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था, इसलिए ये न्यूज़ में है केरला हाउस बोट्स पर। ठीक, और ये लार्जेस्ट लेक है केरला में और ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में। ये जरूर ध्यान रखना। सबसे जो बड़ी और सबसे लंबी झील भारत में सबसे है, और सबसे बड़ी झील जो है केरला में है। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी से है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। नेशनल यूथ डे इनके नाम पे होता है, इनको याद में होता है। किस दिन होता है? 12 जनवरी को होता है, और हर साल ठीक यही दे रखा था। और इनका जन्म 1863 में हुआ था। इन्होंने रामकृष्णा मठ या फिर रामकृष्णा मिशन को स्थापना की थी। और जो है पहला कहाँ पे है इसका बताइए, जो जहाँ पर मतलब कौन सी जगह पे किया गया था। इनका जो बचपन का नाम है वो महेंद्र दत्ता है। क्या सही है? नहीं, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो ये एक्चुअली इनका नाम नरेंद्र नाथ था। तो ये वाला ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। नरेंद्र नाथ दत्ता नाम था इनका। विवेकानंद इनको नाम जो है किसने दिया था? महाराजा अजीत सिंह जी ने दिया था 1893 में। इन्होंने एक रिलीजन ऑफ करके क्या था वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ था कोलंबिया में, यूएसए में। तो वहाँ पे आके इन्होंने स्पीच चालू करी थी, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करके। बहुत ही ज़्यादा हो अल्लाह, और बिल्कुल तालियां बजी थी इनके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हैं। मतलब इनके कोट्स वोट्स भी देखो तो काफ़ी अच्छा, मतलब यूथ के लिए आइकन है। मैं इनको बहुत बहुत तहे दिल से मानता हूँ। अगर आपने इनके कोट्स आप जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ लगा लिए, रोज़ ऐसा मोटिवेशन आएगा कि पूछो नहीं। बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इनके बारे में जरूर आपको पढ़ना चाहिए। इनके कोट्स ही पढ़ लेना यार, मौज आ जाएगी कतई। ठीक, स्वामी विवेकानंद जी जो है जिनकी मतलब इनकी डेथ हो गई थी 4 जुलाई 1902 में, और डेथ एनिवर्सरी इनकी 4 जुलाई को मनाई जाती है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 जो है प्रसाद वाला चढ़ाने के लिए दिल्ली यूपीएससी मेंस जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस में 6 जुलाई को जो है क्वेश्चन है सिंपल सा, संगठित अपराध क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स कई सारे टाइप्स इसके क्या क्या टाइप्स हैं उनको एग्जाम्पल समझाइए। संगठित क्राइम कई सारे हैं, मैंने तो अभी हिंट दी भी थी ऊपर। इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए, डायग्राम भी बना लेना मेरे भाई। और इसी के साथ में अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन ठोको यार। क्यों मतलब क्यों तड़पाते हो लाइक के लिए? लाइक तो ऐसा होना चाहिए कि आपको एक भी चीज अगर पसंद आए तो तुरंत लाइक का बटन जो है तोड़ डालना चाहिए आपको। और साथ ही साथ जो है आप लोग शेयर सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि जो हम ये आपका मिशन चला रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है करंट अफेयर बढ़िया से बढ़िया करा के जो है सिलेक्शन में आसानी कराएं। तो उसमें जो है आप लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं आपका मोटिवेशन रोज बढ़ाता हूं। चलिए फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, खूब सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।